प्रगतिशील लोकतांत्रिक मंच के आज के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में आए कॉमरेड भट्टाचार्य जी, आदरणीय मंच और भाइयों और बहनों, ये जो प्रगतिशील मंच है ये एक तरह का ऐसा काम कर रहा है कि लोगों के सामने एक एक मॉडल रख रहा है कि भाई आपको सोचना है तो ये एक तरीका है, देखिए, इसको परखिए और सोचिए इसके बारे में। उस दृष्टि से आज का जो लेक्चर कॉमरेड भट्टाचार्य का हुआ, तो आज के जो सवाल है भारतीय समाज के सामने, उसके अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ध्यान में रखकर उन्होंने जो बात आपके सामने रखी है उस पर आपने गौर करना बहुत आवश्यक है। और हमको यदि एक नया भारत निर्माण करना है तो आज की जो स्थिति है वो क्यों आ गई, कैसे आ गई, उसका क्या क्या हो रहा, इसका गहरा अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूं। मैं ऐसा बता रहा हूं कि आपने ऐसा करना चाहिए, लेकिन रोज मैं देखता हूं कि हर आम आदमी वैसा कर रहा है, हर चीज को परखने में लगा है, और वो बहुत एक आवश्यक प्रक्रिया है कि जिसके जरिए हमको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, इसका नतीजा कुछ निकले। आज का जो विषय कॉमरेड भट्टाचार्य ने आपके सामने रखा वो फैसिज्म का है, अति राष्ट्रवाद का है। और ये अति राष्ट्रवाद 100 साल के पहले इटली और जर्मनी में फला फूला और उसने सारे संसार को द्वितीय महायुद्ध में नष्ट कर दिया। फिर से विकास का दौर शुरू हुआ। आज 100 साल के बाद में हम घूम फिर कर फिर पश्चिमवाद का सामना कर रहे हैं। मार्क्स ने एक बार बोला था कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो क्रांति एक मतलब है, लेकिन रिवॉल्व तो आप मानव विकास की प्रक्रिया में उसी दौर में फिर आते कुछ बात नहीं, विकास करने के बाद भी, और आज हमको वो दिखा। मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। पहला महायुद्ध 1918 में खत्म हुआ और युद्ध खत्म होने के बाद में मंदी आ गई, क्योंकि खर्च किस पर करें, ट्रक चल नहीं रहे, बंदूक चल नहीं रही, तोप गोले चल नहीं रहे, तो मांग कम हो गई, मंदी आ गई। तो 1921 से 1922 से आज हम 2023 में हैं, करेक्ट 100 साल पहले मंदी आना शुरू हो गया। और वो मंदी को कैसा हटाना, इसकी जो सोच चली, उसकी पूंजीवादी ताकतों को तो ये कहना था कि हम पूंजीवाद तो रखेंगे और मंदी भी हटाएंगे। तो वे कैसा करेंगे बताओ? तो उसका युद्ध हो, आपस में हिंसाचार हो, अस्थिरता हो, तो पूंजीवाद भी बच जाता है और थोड़ी सी मंदी भी कम होती है। लेकिन वो मॉडल आज के तारीख में पूरा फेल हो चुका है। मेरे टेबल पर एक रिपोर्ट है जो मैंने पिछले एक महीने में बहुत बार उसको लिखा। वो IMF का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट क्या है कि 2023 ये साल, 2023 से तो 2030 तक का उन्होंने अंदाज लगाया आंकड़ों का, और उसके आधार पर वो बोल रहे हैं कि विकास का दर कम होने वाला है।
विकास का दर कम होने वाला है, मंदी आने वाली है। अब जब आप ही बोल रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि विकास का दर कम होने वाला है, मंदी आने वाली है, तो उसका असर अमीर पर ज्यादा पड़ेगा कि गरीब पर ज्यादा पड़ेगा? ये तो सादी बात है कि बेरोजगारी होगी, मजदूरी के दर कम होंगे क्योंकि मंदी है, उत्पादन कम होगा और उसमें आम आदमी पीसा जाएगा। अब उसका स्वरूप जो फैसिज्म है, अति राष्ट्रवाद है, उसका स्वरूप इटली में, जर्मनी में क्या था और भारत में थोड़ा अलग कैसा है, ये भी हम 1 मिनट में देखना चाहिए। क्योंकि यूरोप में सारे ही राष्ट्र, सारे ही देश धर्म के आधार पर क्रिश्चियन हैं, तो इसलिए उनके देशों में धर्म ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। आपका भी धर्म वही है, इनका भी धर्म वही है, तो मंदी केवल लगे तो दोनों को लगेगी, नहीं तो किसको नहीं लगेगी। धर्म का कोई प्रश्न नहीं। हमारे यहां पर है, हमारे यहां पर आप ऊंचे हैं कि हम ऊंचे हैं, जो कुछ मिलने वाला है तो आपको मिलना चाहिए कि हमको मिलना चाहिए, ये सवाल है। और धर्म के आधार पर भी हम लोगों को बांट रहे हैं। जब अतिराष्ट्रवाद आया इटली में और जर्मनी में, तो उसका नतीजा ये निकला कि वहां के लोग हम फैसिस्ट थे ये कहने के लिए शर्माते हैं कि हमारे देश में फैसिज्म था। वो कहते कि हमको शर्म आती है बताने में। इतने घृणास्पद परिणाम फांसीवाद के सारे विश्व ने देखा है। सारा द्वितीय विश्व युद्ध उसके आधार पर चला उन्होंने शुरू करने के बाद। तो क्या फिर चाहेंगे फांसीवाद? तो यूरोप के, अमेरिका के, ब्रिटेन के लोग तो बोलते कि नहीं बाबा, कुछ भी हो जाए फैसिज्म का विरोध करो, अति राष्ट्रवाद का विरोध करो। तो हमारे यहां पर तो उसके बहुत रूप है, धर्म के है, जाति के है, भाषा के है, प्रदेश के है, और इतने रूप कभी होंगे और हम हर एक को बढ़ावा देते रहेंगे, तो हमारे यहाँ पर फैसिज्म फलने फूलने के लिए तो बहुत अच्छी जमीन है। अंगार लगाते चलो, समाज ढूंढते चलो। यदि आप और हम ये चाहते नहीं तो उसको दुरुस्त करो। और वो जो दुख है कि आज भी हमारी नजर के सामने फैसिज्म पनप रहा है। तो जैसा कॉमरेड गोपाल ने पहले शुरू में कहा कि भाई दिल्ली में भी देखा सरकार कहाँ है, बंबई में देखा सरकार कहाँ है, आम आदमी बोल रहा है कि मेरी सरकार कहाँ है। सरकार नाम की चीज होगी, नेम प्लेट होगी किसी की, लेकिन क्या वो हमारी सरकार है? और यदि वो हमारी सरकार नहीं तो कॉमरेड गोपाल हमको बता रहे कि भाई अपने को अपनी सरकार खोजना है ना, आम आदमी को। सारे संसार में भारत में जो विषमता है इनकम की, वो बड़ा मुद्दा बन गया है। इनइक्वालिटी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, उस पर सारे संसार के अर्थशास्त्री लिख रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि इतनी विषमता बढ़ी तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, गुनहगारी बढ़ेगी और समाज में विघटन जो है वो बढ़ता रहेगा। इस आधार पर, उस आधार पर और वो कभी बढ़ता रहा तो सारे संसार में अस्थिरता आ जाएगी।
तो जिसको हम शांतिपूर्ण विकास बोलते हैं वो केवल सपना रह जाएगा, जो वास्तव स्वरूप रहेगा वो ये है। ये डर है लोगों के मन में कि कहीं वो इतिहास फिर से ना आ जाए, पिछले 100 साल फिर से ना आ जाए। और वो कितना डरावना होता है। आप और हम कभी बोलते हैं कि वो वेदों में क्या लिखा है, पुराणों में क्या लिखा है, पुराने पोथी में क्या लिखा है, आप वही पढ़ेंगे क्या? लेकिन जब वो हम पढ़ते हैं तो अचानक कुछ तो हाथ में आता है। कोरोना था तो टीवी पर वो महाभारत बता रहे थे और पुराण कथाएं बता रहे थे। हम देखते रहे, बाहर जाना नहीं है कोरोना से। महाभारत विश्व युद्ध जब शुरू होता है तब व्यास पांडवों के माता जी को कहते हैं आप हस्तिनापुर से बाहर चलिए। वो पूछती है कुंती क्यों? तो बोले जो होने वाला है वो आपसे देखा नहीं जाएगा। ये वाक्य है, यही महत्वपूर्ण वाक्य है कि जो विध्वंस होगा वो आपसे देखा नहीं जाएगा, आपसे सुना नहीं जाएगा। वही विध्वंस फैसिज्म के नाम पर 100 साल के पहले हमने देखा और वही विध्वंस हम आज नई परिस्थिति में देख रहे हैं। तो क्या हम सब सुनने के बाद में शाम को बड़े सुखासीन रहते, टीवी देखकर चंगा रहते? हर दिन फिक्र रहती है कि इसका क्या होगा। जब IMF बोलती है कि अगले 10-15 साल में मंदी रहने वाली है, हम पूछते कि भाई फिर तो पूंजीवाद का क्या हुआ? पूंजीवाद ने तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ऐसा बोला था, तो उसका क्या हो रहा और क्यों नहीं हो रहा? तो गलत क्या है? लोगों में गलत है कि पूंजीवाद में गलत है? तो पूंजीवादी लोग कैसे कहेंगे कि पूंजीवाद में गलत है? वो तो बोलेंगे कि लोगों में गलती है, अनपढ़ लोग है, अनस्किल्ड लोग है, ये है वो है वो है। हमको ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या गलत हो रहा है। ये बात केवल सैद्धांतिक नहीं है। जब 2016 में नोटबंदी आई तो सरकार ने ऐसा बोला था कि 50 दिन हमको दो, 50 दिन में सारा सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो मुझे किसने कहा था कि आप उस पर एक पुस्तिका लिख के दो, तो मैंने बोला कि जायज ये होगा कि मैंने भी सरकार को 50 दिन देना चाहिए। सरकार ने जब बोला है तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, और जब सब ठीक ठाक हो जाएगा तो मुझे लिखने की बारी आएगी नहीं, क्योंकि ठीक हो गया सब। तो इसलिए 50 दिन में सिर्फ नोट्स निकालते बैठता था टीवी के सामने, लिखना नहीं शुरू किया। 50 दिन होने के बाद में जब सब सारी व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी तब मैंने लिखना शुरू किया। अब 2016 के बाद में 2023 में वही मुद्दा क्यों आया 2000 के नोटों का? क्योंकि जो स्थिति सुधरना था वो नहीं सुधर पाई। और आज कभी आम आदमी बोलेगा कि भाई मेरे को तो कुछ समझता ही नहीं, 2000 के नोट में, 500 के नोट में, 1000 के नोट में क्या फर्क है, वो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन मुझे तो रिजल्ट चाहिए ना, मेरे व्यवहार ठीक होना चाहिए ना। तो आप एक बार 2000 के नोट बंद करते हो, फिर शुरू करते हो, फिर आज बंद करते हो क्या रहा है किसी को पता नहीं। तब भी पता नहीं था, आज भी नहीं। 2016 के बाद में हम कहीं अमरावती डिस्ट्रिक्ट में गए और टैक्सी से जा रहे थे तो एक जगह बहुत बड़ी लाइन थी वहां पर। तो मैंने हमारे दोस्त को पूछा कि भाई क्यों, रेशन कम है क्या, रेशन की बड़ी लाइन लगी है? तो बोले साहब ये रेशन की नहीं है, बोले ये नोट बदलने की लाइन है। गनीमत है कि इस वक्त उन्होंने बोला कि
4 घंटे में नहीं होगा, 4 महीने आपको देंगे नोट बदलने के लिए। तो इसलिए लोग लाइन में खड़े नहीं है आज। लेकिन नोट क्यों बदल रहे हैं आप, इसका कोई अंदाजा नहीं, इसका कोई कारण नहीं, इसका कोई विश्लेषण नहीं। और कभी लोग कहे कि क्या मेरे को तो समझता नहीं, मैं तो आम आदमी हूं, लेकिन सरकार को नहीं समझता क्या? ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा? तो हम सरकार को पूछे तो सरकार उधर दिखती है, जवाब मिलता ही नहीं कि क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन परिस्थिति जब बिगड़ती है तो वो रुकती नहीं है। जिसको हम परिवर्तन की परिभाषा बोलते हैं कि परिवर्तन ये अखंड चलता है, हर मिनट हर क्षण। तो वो परिवर्तन तो हो ही ना, आप उसको संभालिए मत संभालिए। और इसलिए जब सारे संसार वाले बोल रहे हैं कि मंदी आ रही, भारत में क्या बोल रहे हैं लोग? सब ठीक है। शाम को देखिए, आप मोबाइल पर भी देखिए, सब ठीक है बोले भारत में। तो हमने बोला कि शायद भारत अलग है दुनिया से, करके सब ठीक होगा। दिवाली में हमने चाइना के फटाखे बंद कर दिए, राष्ट्रवाद विदेशी फटाखा है, बंद कर दो। फिर किसी ने बोला कि अरे भाई फटाखे से क्या होता है, आपके सारे बिजली निर्माण के जो यंत्र है वो सारे चाइनीज है, तो फटाखे बंद करने से कोई वो आपके संयंत्र कुछ आना रुक जाएगा क्या? आपने टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं किया तो आप आत्मनिर्भर हुए ही नहीं। और आत्मनिर्भर हुए नहीं तो आप परावलंबी तो है ही। वो न बताने के लिए बोल रहे कि दिवाली के फटाखे बंद करो चाइना वाले, राष्ट्रवाद। और हम तो सारे राष्ट्रवादी है ही, तो हम ढूंढने निकले बाजार में कि चाइना के फटाखे बंद करो, हमको इंडियन फटाखे चाहिए। हो गया 4 दिन का राष्ट्रवाद खत्म। 5वें दिन से क्या है? सरकार एक तरफ बोल रही है मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, दूसरी तरफ बोलती है कि जितनी विदेशी कंपनियां आएगी उतना अच्छा होगा। भाई एक बात बोलो ना कि आपको मेक इन इंडिया चाहिए तो आप अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करो, और यदि वो नहीं करना है तो फिर कंपनियों को आने दो। लेकिन दोनों चीज तो नहीं हो सकती। तो आम आदमी संभ्रम में है। तो वो आम आदमी है ऐसा नहीं है। शिक्षा में हम क्या बोल रहे हैं कि सारी उच्च शिक्षा में भी हमारा इतिहास पढ़ाना चाहिए। मंजूर है, पढ़ाना चाहिए। आप विदेशी यूनिवर्सिटीज को भी बुला रहे हैं, अब वो क्यों आपका इतिहास पढ़ाएंगे भाई? तो हमारे एक देश में ही 2 प्रकार की यूनिवर्सिटीज हो जाएगी। हमारी यूनिवर्सिटीज पिछला इतिहास पढ़ाएगी, उसमें टेक्नोलॉजी का है, ज्योतिष का है, ये है वो है, और विदेशी यूनिवर्सिटी अपना अपना साइंस पढ़ाएगी। लोगों को क्या चुनना है चुनो। लेकिन हम राष्ट्रवादी भी है और हम उस विद्यापीठों को भी उनको बुला रहे हैं। ये 2 चीज तो मेल खाती नहीं, और वो जब मेल खाती नहीं तो आपकी नीति क्या है ये तो लोग पूछेंगे। ये पूछेंगे तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। अब हमारे देश में जब एक धर्म नहीं है, कई धर्म हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी प्रादेशिक संस्कृतियां हैं कि वो यूरोपियन लोग यहां पर आते हैं तो वो बोलते कि ये क्या चल रहा है, इतनी भाषा लेकर आप कैसा काम करते हो, इतने धर्म के लोग आप कैसे संभालते हो? तो हम तो बोलते कि इसमें हमारे लिए तो कोई बोझ नहीं है, हम तो दिन भर ऐसे ही करते रहते, सारी भाषा लेकर, सारे धर्म लेकर हमारा काम चलता है।
आपकी तरफ एक धर्म है करके आपको संकट लगता है कि इतनी धर्म कैसे आप संभालते हो। आपके तरफ एक ही कल्चर है करके आपको अचंभा लगता है कि आप इतने कल्चर कैसे संभालते हो। लेकिन हमारी संस्कृति तो वही है, सबको लेकर चलना। अब इसको कभी हम नकारेंगे तो हम निश्चित हम किसी तो भी संकट को निमंत्रण दे देंगे कि आप इस धर्म के हो, आप इस जाति के हो, आप इस भाषा के हो, आप इस प्रदेश के हो। ऐसा कभी हम बोलेंगे तो हम नया संकट इस देश के लिए पैदा करेंगे। ये आशंका नहीं है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बोलना है और बेटियां कुपोषण कर रही है तो उनका बचाव भी नहीं हो रहा है, तो फिर उनको न्यायालय में जाना पड़ता है। ये कौन सी हमारी नीति है? इसमें से हमारा नया समाज कैसा बनेगा? लोगों को विश्वास कैसा होगा कि हम प्रगति कर रहे हैं? तो आज कभी हमारे इस सारे परिस्थिति में लोगों का विश्वास किसी एक चीज पर है, तो वो है संविधान। कि हम किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रदेश के हो, एक संविधान है जिसमें हमको न्याय मिलेगा, और हमको नहीं मिलेगा, हम सबको मिलेगा। इसलिए लोगों का विश्वास आधुनिक भारत में संविधान पर है, और वो संविधान इस तरह से अमल में लाना आवश्यक है कि लोगों का विश्वास बना रहे। और यदि भारत को विकसित बनाना है, प्रगतिशील बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो आज के तारीख में उसका आधार केवल और केवल संविधान ही बन सकता है। और संविधान के साथ कभी हम खिलवाड़ करें तो फिर भगवान जाने। तो भगवान है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन भगवान जाने, क्योंकि हम नहीं जान सकते ना कि यदि हम खिलवाड़ करते तो क्या होगा, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन सुबुद्ध नागरिक का ये कर्तव्य है, प्रगतिशील मंच का ये कर्तव्य है और आग्रह है कि क्या हमें बुद्धि नहीं है? क्या हो रहा है ये समझने की बुद्धि क्या हम में नहीं है? क्या चाहिए ये बताने की बुद्धि हम में नहीं है? ऐसा तो है नहीं। तो फिर कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था कि यदि पर्यायी सरकार आ जाए तो वो पर्यायी सरकार ठीक सा विकास करेंगी। लेकिन पर्यायी सरकार ठीक सा विकास कर रही, इसका कोई सबूत सामने नहीं आ रहा। शिक्षा के रूप में देखिए, विकास के रूप में देखिए, बेरोजगारी के रूप में देखिए, सामाजिक रूप में देखिए। अब इसमें जिक्र हुआ महात्मा गांधी का, तो भाई हम महात्मा गांधी का क्या कर रहे हैं वो तो हम रोज देखते हैं। लेकिन जिस महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेजों को कहा कि चले जाओ, उस गांधी के जो तत्व थे और है, उसके आधार पर ब्रिटिश लोगों ने गांधी जी का पुतला अपने ही पार्लियामेंट के सामने बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो तत्व गांधी जी ने बताए थे वो इतने महत्वपूर्ण है कि उसकी याद आने के लिए हम हमारे पार्लियामेंट के सामने गांधी जी का पुतला लगाएंगे। भारत में हमको समझ में नहीं आता कि गांधी का क्या करना, वो आदमी अच्छा था कि बुरा था। अभी तक हम निर्णय पर आए ही नहीं है, तो फिर जो लगा वो करते जाते हैं हम। मैंने एक कविता भी लिखी है गांधी पर, तो उसकी छेड़छाड़ मत करो और उसको मारने का प्रयास भी मत करो,
क्योंकि वो वायरल हो चुका है, सारे हवा में ही है वो, तो आपको मिलेगा नहीं वो। और हवा में से जिसको चाहिए तो वो उसका सुगंध ले सकता है, इसलिए मारने का प्रयास करने की, बार बार मारने का प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हम जो करेंगे, गलत करेंगे सही करेंगे, हम जो करेंगे उसी को हम राष्ट्रवाद यदि बोलते रहेंगे तो कुछ लोग तो मानते हैं। हर रोज आज मोबाइल पर आप देखिए तो जो भी घटनाएं हो रही उसकी पुष्टि आती है जोर पर। और ये मोबाइल बड़ा अजीब सा तंत्र है, उसमें लोग क्या करते हैं कि आप इस बात को कम से कम 20 लोगों के पास भेज दीजिए, तुरंत 5 मिनट वो 20 लोगों के पास भेज दीजिए। अरे भाई, मेरे दोस्त को मालूम है कि उसकी बात मेरे को पसंद नहीं आती तो भी मेरे को भेजता ही रहेगा रोज। अब मैं क्या करूं उसको, जवाब दूं तो फिर वही बात होगी, उनका 1 घंटा उसमें, हमारा 1 घंटा उसमें, निष्कर्ष निकलना नहीं है। निष्कर्ष निकालना ये प्रगतिशील मंच का आपको आह्वान है कि अपने विचार बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर, आधुनिक परिस्थिति के विश्लेषण के आधार पर हमने निकालना चाहिए और उस पर हमने अड़िग रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर आधुनिक समाज नहीं निकलेगा। आज की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं 130-135 करोड़ लोगों की है। हम जब स्कूल में थे उस वक्त भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, आज तिगनी जनसंख्या है। तो आज का सवाल तिगनी जनसंख्या का है, 40 करोड़ का नहीं है। वो भारत अलग था हमारे बचपन का, ये भारत अलग है। तो जब भारत अलग है, उसकी समस्याएं अलग है, तो हमारी सोच भी अलग होना चाहिए, वो काल संगत होना चाहिए और वो संविधान संगत होना चाहिए। अब वो कैसा होगा, ये भट्टाचार्य जी ने बहुत अच्छे अपने भाषा में बताया कि ये होना आवश्यक है। और यदि हमारा जनतंत्र भटक गया है तो उसको रास्ते पर लाना भी हमारा ही काम है, क्योंकि जिन्होंने भटकाया वो तो नहीं लाएंगे। उनको जो लगता है कि वही कहेंगे कि हमारा जनतंत्र ऐसा ही है, आपका जनतंत्र कैसा है आप ढूंढ लीजिए। तो हमको भी ढूंढना पड़ेगा, हमको भी बोलना पड़ेगा। आज मैं कभी एक अनुभव बोलूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस सभागृह में सबसे उम्र में ज्यादा मैं ही हूं, तो इससे मेरा अनुभव कुछ जमाना देखने का ज्यादा है। तालुका प्लेस का अनुभव बताऊं, 80-90 साल पहले का, 1942 का टू बी वेरी प्रॉपर, जब बंगाल में अकाल पड़ी थी तो देहातों से लोग चंदा भेजते थे बंगाल को, चलो उनको मदद। वो चंदा भी गांव के बाहर न जाए, ऐसी मारापीटी होती थी, ऐसी मारापीटी होती थी। क्या आप विश्वास रखेंगे? अकाल पड़ी, वहां पर चंदा भेजने में क्या है, वो तो मानवता धर्म है। लेकिन आप जो करेंगे वो मुझे मंजूर नहीं, आप चंदा भेज रहे मुझे मंजूर नहीं, ये तरीका था सोचने का। इसलिए आज भी आप जो सोचोगे वो सबको मंजूर रहेगा ऐसा नहीं। लेकिन जो हो रहा वो इतना डरावना है। मैं अर्थशास्त्र का होने के नाते, हर रोज वो आंकड़े पढ़ने के नाते मेरे को ज्यादा डर लगता होगा आप लोगों से। सारा नियोजन खत्म कर दिया, बंद कर दिया, तो हर राज्य में नियोजन देहात तक जाए, आम आदमी को राहत मिले, इसका जो प्रावधान था वही
बंद कर दिया गया तो फिर मार्केट में से मिलेगा तो न्याय और नहीं तो नहीं। ये आज की स्थिति है। तो जब आज लोग चिल्लाते तो मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि जब नियोजन बंद हो गया तो वो पैसा जो वहां तक देहात तक जाता था वही प्रक्रिया हमने बंद कर दिया और हम चिल्ला रहे हैं कि विकास नहीं, विकास नहीं, विकास नहीं। आम आदमी को राहत मिले इसलिए थोड़ा भी इनकम टैक्स बढ़ाने की ताकत और सोच सरकार में नहीं है। तो फिर वही होगा कि जिसके हाथ में जितनी इनकम जा रही है वो अमीर होते जाएंगे। अमीर शब्द भी बड़ा लिमिटेड लगता है, अंग्रेजी में बिल्कुल बराबर बोलते हैं, अल्ट्रा रिच, अति अमीर, और बाकी के लोग ऐसे ही रह रहे। ये तो हमारी करनी है, नहीं है, हमने कहीं किया है। कोई बाहर से आकर गरीबी फैला रहे ऐसा नहीं है, हम ही फैला रहे और हम ही उसको मानते नहीं कि गरीबी फैल रही है। तो गरीबी फैल रही, बेरोजगारी फैल रही, गुनहगारी बढ़ रही, ये सारा जो हो रहा है फिर इसको छुपाने के लिए क्या होता है? तो आप कभी चिल्लाएंगे तो हम ढूंढेंगे कि आपकी जात कौन सी है, हम ढूंढेंगे कि आपका धर्म कौन सा है, और फिर बोलेंगे कि आपका धर्म ये होने की वजह से आप गरीब हैं, आप फजूल चिल्ला रहे हैं। तो धर्मों में टकराव लाना, जातियों में टकराव लाना, लोगों में टकराव लाना, संस्कृति में टकराव लाना, ये जो होता है वो अपनी राजनीतिक ताकत कायम रखने के लिए, अधिकार कायम रखने के लिए काम में लाती है। मकसद वही है कि हमारी राजनीतिक ताकत अभेद्य रहना चाहिए। उसके लिए जो भी कुछ करेंगे आप तो हम उसको बोलेंगे कि ये गलत है। ये टकराव आज हमारे समाज में हमको देखने को मिल रहा है। और यदि मैं बात कहूँ, आपको सबको मालूम है कि हर चीज़ कोई भारत में आज होती है तो ऐसा कहा जाता है कि पिछले 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। यदि मैं ऐसा कहूँ कि धर्म, जात, गुनहगारी, विषमता इतनी 70 साल में कभी नहीं बढ़ी थी तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। आप भी मानेंगे कि इतनी विषमता नहीं थी, इतनी गुनहगारी नहीं थी, इतना आपस में विरोध और टकराव नहीं था देश में। भिन्नताएं होगी, शत्रुता नहीं थी, वो आज फैली हुई आपको दिख रही है और उस पर आपको इलाज करना है। एक ही इलाज आज के परिस्थिति में दिखता है और वो है किसी न किसी प्रकार का संविधान सम्मत समाजवाद, कि जहां सबको न्याय मिले, इसका प्रयास हो, लोगों तक वो न्याय पहुंचे, इसका प्रयास हो, लोगों को उसका फल मिले, लोगों को ये दिखे कि हमारे लिए कुछ हो रहा है। ऐसी राज्य व्यवस्था निर्माण किए बगैर लोगों के मन में आपस में मेल मिलाप नहीं रहेगा और वो न रहने के कारण हर आदमी दूसरे की तरफ डाउट से देखेगा, संशयग्रस्त देखेगा। अरे आप ऐसे हैं ना, करके आप ऐसा बोल रहे हैं, आप ऐसे हैं ना, करके आप ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर आगे चर्चा विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं, आपका वर्गीकरण कर दिया, वैसे ही आपका बिहेवियर रहेगा, प्रश्न छूट गया। तो प्रश्न छुड़ाने का भी एक ये तरीका है कि लोगों को बांटते रहो, लोगों को समझाते रहो कि आप ही खराब हो, इसलिए प्रश्न नहीं छूटने वाला। और दूसरा तरीका हो सकता है कि प्रश्न क्या है समझकर उसको छुड़ाना। उसको प्रगतिशील क्यों कहा गया? मैं एक आखिरी 1-2 मिनट आपके लूंगा। सोवियत यूनियन में
लोगों ने पूछा कि भाई वहाँ पर क्या हुआ, कौन सी कुछ अच्छी बात हुई तो कौन सी अच्छी बात हो गई। तो उन्होंने बोला कि वहाँ मुस्लिम धर्म के बहुत लोग हैं, वो महिलाएं पर्दे में थी, उनको समझा बुझाकर, पुरुष लोगों को समझा बुझाकर, धर्म की भावना बदलाकर उन महिलाओं को पढ़ने के लिए लाना, उनको कारखानों में रोजगार देना, उनको आधुनिक नागरिक करना, ये बात वहां पर हो गई। हमारे नागपुर में एक रशियन भाषा पढ़ाने वाले प्रोफेसर रशिया से आए थे और वो काफ़ी मिलजुल कर रहने वाले थे, गपशप होती थी। एक बार हमारे में से किसी ने उनको पूछा, जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर हो गई तो उनको पूछा कि देखिए हमारे देश में एक महिला प्राइम मिनिस्टर हो गई, क्या आपके देश में हुई? तो बोले कि नहीं बोले मेरे देश में नहीं हुई, बोले कोई महिला। लेकिन बोले मैं एक पूछूं क्या? हाँ, तो बोले पूछिए। बोले हमारे यहाँ पर जो सामूहिक खेती होती है, बोले कलेक्टिव फार्मिंग, उसका अध्यक्ष चुना जाता है और कई जगह पर लोगों ने महिलाओं को अध्यक्ष चुन के दिया है। क्या आपके देश में ऐसा कुछ हो रहा है? तो फिर हमारे लोग बोले हमारे यहाँ पर ऐसी खेती भी होती नहीं, ऐसा इलेक्शन भी होता नहीं और कोई महिला को चुनता भी नहीं। वहाँ हो गया सामाजिक सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, प्रणाली बोलते हैं, उसके आधार पर हुआ है। और इसलिए आज जो जरूरत है, हमको एक नए प्रणाली की जरूरत है। क्योंकि मैंने जो IMF का रिपोर्ट बोला, उन्होंने क्या बोला, एक आखिरी वाक्य मैं आपके सामने पेश करता हूँ और फिर मेरी बात खत्म करता हूँ। उन्होंने बोला है कि जिस आधार पर विकास होता है, ऐसे सारे जो मार्ग है विकास करने के, वो आज समाप्त हो चुके हैं। क्या IMF बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो हर एक ने नए सिरे से सोचना आवश्यक है। वो अंग्रेजी में बोलते हैं थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, कि भाई वो पुराना जाने दीजिए, नए ढंग से सोचो ये प्रॉब्लम हल कैसे होगा। तो उन्होंने एक बात तो मंजूर कर लिया कि पूंजीवाद अपनी ही समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। ये 2023 का IMF का रिपोर्ट बोलता है और ये भी बोलता है कि आपको नए ढंग से सोचना आवश्यक है। तो हम भी तो वही तो बोल रहे हैं 2023 में कि आपको नए ढंग से सोचने की आवश्यकता है। वो ढंग पूंजीवादी न हो, किस प्रकार का समाजवाद हो आप तय कर लीजिए। संविधान आपके मदद के लिए है, तो हमको भी नए ढंग से सोचना पड़ेगा। पूंजीवाद आपके सवाल नहीं हल कर पाएगा और वो केवल आपको बांटता रहेगा धर्म में, जाति में, प्रदेश में। उसका हल निकालने के लिए हमको संविधान सम्मत जनतांत्रिक एक व्यवस्था निर्माण करना होगा और वो किसी न किसी प्रकार का समाजवाद होगा। मैं हमारा जो प्रगतिशील लोकतांत्रिक मंच है, इसका मैं अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज दीपंकर भट्टाचार्य कॉमरेड का भाषण आयोजित किया और हमारे सामने बहुत अच्छे मुद्दे रखे सोचने के लिए। और इसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आज एक अच्छा विषय चुनकर हम लोगों को प्रेरित किया है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।